हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। डेट है 17 अगस्त 2020 और मैं कर रहा हूँ इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं या 11th में या 12th में है, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। और हमारा 11th का कोर्स चल रहा है, इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और दूसरा चैप्टर चल रहा है ये वाला, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो इस सेल साइकिल सेल डिवीज़न से भी 3 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4 और जस्ट कल ही 16 अगस्त से मैंने 12th का कोर्स शुरू कर दिया था, बायोलॉजी का शुरू किया है, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर आ चुके हैं। मतलब चैप्टर से लेक्चर आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से 1 लेक्चर आ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम विजिट करें मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी स्क्रीन में आपको नोट्स दिख रहे हैं एग्जैक्ट वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर जो है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी। और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे विज़िट करें और इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे सॉल्व करें। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सब कुछ फ्री है, फ़ायदा उठाएं, मज़े लें और पढ़ाई करें। तो शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है एवरीथिंग इज़ फ्री है। टेस्ट सीरीज़ के लिए, डेली प्रैक्टिस शीट के लिए, क्वेश्चन के लिए, नोट्स के लिए अब मुझे ज्वाइन करें। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोफेज तक पढ़ा दिया था, प्रोफेज। आज हम लोग मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज तीनों को पढ़ेंगे। तो ध्यान सुनिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लास्ट मैंने प्रोफेज में बात की थी कि लेट प्रोफेज में, प्रोफेज का जब लेट प्रोफेज आता है, प्रोफेज बिल्कुल कंप्लीट होने वाला होता है, तो उस वक्त हम लोग को क्या होता है कि न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो जाता है। उस वक्त न्यूक्लियर इनवेलप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस बन चुके होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। प्रोफेज में लास्ट वहाँ तक बात की थी। अब आते हैं मेटाफेज पे। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही न्यूक्लियर इनवेलप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इनवेलप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हम लोग मार्क करते हैं कि वहाँ से मेटाफेज शुरू हो गया। न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ, गायब हुआ, मतलब कि वहाँ से मेटाफेज शुरू हो चुका है, ठीक है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम is completed and they can be observed clearly under the microscope। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन की प्रोसेस जो शुरू हुई थी प्रोफेज में, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का क्वालिंग शुरू हुआ था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो शुरू हुआ था प्रोफेज स्टेज में वो क्या होगा कि जैसे ही क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट होने हो जाएगा तो मेटाफेज शुरू हो गया, समझ लीजिए। वहाँ पर से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज में कंप्लीट हुआ तो समझ लीजिए मेटाफेज वहाँ से शुरू हो गया। तो मेटाफेज स्टेज में अगर देखेंगे क्रोमोसोम को हम लोग, तो क्रोमोसोम जो पूरी तरह से कंडेंस्ड दिखेगा, अपने शेप में दिखेगा, ठीक है। और माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम को, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो क्रोमोसोम हम लोग को क्लियर बिल्कुल दिखेगा अपने शेप में। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा इस शेप का, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में। This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied।
मेटाफेज स्टेज वो स्टेज है जिस स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपरी स्ट्रक्चर, ऊपर का जो आकार, ऊपर से दिखने में कैसा है क्रोमोसोम, वो होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, या फिर किसी चीज़ की मॉर्फोलॉजी मतलब कि उस चीज़ का ऊपर का स्ट्रक्चर ऊपर से देखने में कैसा है। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी मतलब क्रोमोसोम का ऊपर से स्ट्रक्चर कैसा दिखने में। ठीक है, तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का ऊपरी स्ट्रक्चर ऊपर से देखने में क्रोमोसोम कैसा दिखता है, वो सबसे आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज में। ध्यान रखिएगा और याद रखिए इस बात को। ठीक है, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। तो मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम को हम लोग देखेंगे, मेटाफेज क्रोमोसोम को देखेंगे, तो क्रोमोसोम जो होगा उसमें 2 क्रोमेटिड देखेंगे, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, 2 क्रोमेटिड देखेंगे। ठीक है, और दोनों क्रोमेटिड फ्यूज़ होंगे इस जगह से, इसको बोलेंगे सेंट्रोमेयर। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये सारी बात की थी। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को देखेंगे, उसमें 2 क्रोमेटिड देखेगा, एक क्रोमेटिड ये वाला, एक क्रोमेटिड ये वाला, और एक सेंट्रोमेयर देखेगा, ये सेंट्रोमेयर। मतलब दोनों क्रोमेटिड जिस जगह पे फ्यूज है उस जगह को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। ठीक है, आ रहा समझ में। देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, तो एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। ठीक, दोनों फ्यूज है इस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के साइड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर से क्या होता है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और इधर वाले काइनेटोकोर को इस साइड खींचेंगे, इधर वाले काइनेटोकोर को इस साइड स्पिंडल फाइबर खींचेंगे। ठीक है, फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेंगे। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर कॉल्ड काइनेटोकोर। वही कह रहा है यहाँ पे, सेंट्रोमेयर के सरफेस पे डिस्क शेप का स्ट्रक्चर देखने मिलता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये है काइनेटोकोर। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber formed by the spindle fiber to the chromosomes that are moved into position at the center of cell। तो ये स्ट्रक्चर जो है काइनेटोकोर, क्या होता है कि स्ट्रक्चर से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है बताया था मैंने, स्पिंडल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में देखने मिलते हैं और सेंट्रियोल से अराइज होते हैं, सेंट्रियोल से भी अराइज होते हुए दिखते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या होगा, काइनेटोकोर से जाकर अटैच होगा। ठीक है, और क्रोमोसोम को क्या करेगा, मूव करा करके सेल के बिल्कुल सेंटर पे लेकर आएगा। कौन, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होगा कि काइनेटोकोर से अटैच होगा क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम को सेल के सेंटर पे लेकर आएगा। देखिए ये सेल है, अगर क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद है, देखिए इस फिगर को, अगर क्रोमोसोम यहाँ पे है तो काइनेटोकोर से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्रोमोसोम को सेंटर पे लेकर आएगा, मतलब कि इस जगह पे लेगा, ये सेल का सेंटर ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रोमोसोम। तो ऐसे ऐसे और भी क्रोमोसोम देखने मिलते हैं, यहाँ पे भी क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, 3-4 क्रोमोसोम लाइन से देखने मिलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, मूव करा के सेंटर पे लाएगा सेल का। ठीक है, hence the metaphase characterized by all the chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। important point, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, इस फिगर ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ऐसे।
देखिए एक सेल हो गई, ये एक सेल है, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है। इधर सेंट्रियोल यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, एक पोल इधर है। तो कह रहा है कि इस सिस्टर क्रोमेटिड के पास ये काइनेटोकोर, ठीक है, इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड के पास ये वाला काइनेटोकोर, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा वो अपने साइड वाले काइनेटोकोर से अटैच होगा, जस्ट अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा अपने साइड वाले काइनेटोकोर से अटैच होगा, ठीक है, ठीक है। इस पोल से और इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा अपने अपने साइड वाला जो काइनेटोकोर है, इस साइड इधर जो काइनेटोकोर है ये वाला, इस पोल की तरफ जो काइनेटोकोर है ये वाला काइनेटोकोर है, ठीक है। आया समझ में? वही बात यहाँ पे कह रहा है, वही बात यहाँ पे कह रहा है, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम के बारे में मैंने क्या बताया कि क्रोमोसोम जो है मूव करके कहाँ पाएंगे, सेल के सेंटर पाएंगे। कौन मूव करा के लाएगा? स्पिंडल फाइबर उसको मूव करा के लाएगा, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम अभी सेल के सेंटर पे नहीं, सेल के सेंटर क्या, बीच वाला हिस्सा क्या है, ये है सेल का बीच वाला हिस्सा। तो सारे क्रोमोसोम मूव करके इस हिस्से पे आएंगे तो ऐसे दिखने लगेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर सेल को क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को मूव कराएगा और ये देखिए सारे क्रोमोसोम मूव करके यहाँ पर इस जगह पर आ जाएंगे। ये जो सेंटर वाला हिस्सा, बीच का जो हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और इसको हम लोग सेल का इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, ध्यान सुनिए मेरी बात को, ठीक है। ये देखिए ये है सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, इससे निकला ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर इस साइड वाले क्रोमेटिड के इस काइनेटोकोर से कनेक्ट है। इस पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकला वो इस साइड इस वाले क्रोमेटिड के इस काइनेटोकोर से अटैच है, मतलब अपने अपने साइड के अपने अपने क्रोमेटिड से अटैच है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये वाले स्पिंडल फाइबर, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये सब भी स्पिंडल फाइबर है, लेकिन सारे स्पिंडल फाइबर ज़रूरी नहीं है कि काइनेटोकोर से अटैच हो, सेंट्रोमेयर से अटैच हो। तो सेल में चारों तरफ पूरा स्पिंडल फाइबर भरे हुए होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब इस स्पिंडल फाइबर के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल एपैरेटस। क्या बोलते हैं? स्पिंडल एपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेल को हम ध्यान से देखें तो इस सेल का सबसे चौड़ा हिस्सा क्या है? यहाँ से यहाँ ये हिस्सा चौड़ा है, सबसे चौड़ा, सबसे ब्रॉड हिस्सा क्या ये? नहीं है। क्या ये सबसे ब्रॉड हिस्सा है? नहीं है। तो सबसे ब्रॉड हिस्सा कौन सा है? जो सबसे ये हिस्सा सबसे ब्रॉड कहलाएगा, या कह सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है सबसे ब्रॉडर हिस्सा सेल का, ठीक है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो सेल के अंदर क्या है? चारों तरफ पूरे सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन हर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच नहीं है, चारों तरफ स्पिंडल फाइबर फैले हुए हैं। तो स्पिंडल फाइबर ग्रुप को क्या बोलेंगे, नेटवर्क को क्या बोलेंगे? स्पिंडल एपैरेटस, ठीक है। तो स्पिंडल एपैरेटस का सबसे ब्रॉड हिस्सा क्या कहलाएगा? स्पिंडल फाइबर इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर मौजूद है, स्पिंडल एपैरेटस मौजूद है। तो स्पिंडल एपैरेटस का सबसे ब्रॉडेस्ट हिस्सा क्या कहलाएगा? जो हिस्सा सेल का सबसे ब्रॉडेस्ट हिस्सा है वहाँ पे सबसे ब्रॉड फॉर्म में स्पिंडल एपैरेटस होंगे। तो ये हिस्सा स्पिंडल एपैरेटस का ब्रॉडेस्ट हिस्सा है, सेल का ब्रॉडेस्ट हिस्सा है। स्पिंडल एपैरेटस के ब्रॉडेस्ट हिस्सा को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटर, और इसको हम लोग मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल एपैरेटस का सबसे ब्रॉड हिस्सा, सबसे चौड़ा हिस्सा जो होगा वो क्या है? वो है इक्वेटर,
ठीक है, तो ये इक्वेटर है, इसको इक्वेटर ही बोलेंगे, या ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं एक लाइन से, या फिर इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं एक लाइन से। आया समझ में? नहीं आता समझ में तो पूछ लो यार कमेंट करके। आइए मैं बात करते हैं आगे। मेटाफेज का जो की फीचर क्या, मतलब मेन इवेंट जो घटते हैं मेटाफेज में उनकी बात करें तो स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है मेटाफेज में। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। फिर मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि स्पिंडल इक्वेटर पे क्रोमोसोम मूव होते हैं, क्रोमोसोम मूव करके स्पिंडल इक्वेटर पे आते हैं, सेल की इक्वेटर पे आते हैं और गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। और फिर क्रोमोसोम जो है अलाइंड हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे। देखिए अलाइंड हो गया, बहुत ऐसा 3-4 क्रोमोसोम, ऐसे कई क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। और फिर इधर एक पोल है, इधर एक पोल है। अब दोनों पोल से निकलेगा स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर से अटैच होगा। इधर से जो निकलेगा स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच होगा, इधर के काइनेटोकोर से इधर से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा इस साइड वाले काइनेटोकोर से अटैच होगा, इस तरह से। ठीक है, तो मेन याद है कि मेटाफेज प्लेट में क्या होता है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम को मूव करा के लाता है एकदम इक्वेटर पे, सेल के सेंटर पे, मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, और सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पे अलाइंड हो जाते हैं, मेटाफेज पे अलाइंड हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी के बाहर जाके थोड़ा बात करें हम लोग मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज को कैरेक्टराइज करते हैं, कैरेक्टराइज बाई कंप्लीट फॉर्मेशन न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। मेटाफेज में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट देखने मिलता है। मेटाफेज स्टेज में, इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अरेंज themselves ऑन द इक्वेटर ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे, न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus के इक्वेटर पे। इक्वेटर इज ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द स्पिंडल apparatus। स्पिंडल apparatus का जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है वो है इक्वेटर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर के जरिए अटैच होते हैं। ठीक है, मेटाफेज गिव बेस काउंट ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्रोमोसोम का बेस काउंट देख सकते हैं, मतलब कि मेटाफेज ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देता है, और मेटाफेज में हम लोग देख सकते हैं कि सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके क्रोमोसोम का काउंट कर सकते हैं हम लोग मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनाफेज में। ठीक है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड at metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration toward the opposite pole। ध्यान से सुनिएगा, मेटाफेज में हम लोग को क्या देखने मिला कि मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटर पे क्रोमोसोम क्या है, अरेंज्ड है। देखिए मेटाफेज में क्या देखने मिला कि क्रोमोसोम जो सारे मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज है। अब एनाफेज में क्या होगा कि इस तरफ अपने साइड, हर पोल अपने साइड स्पिंडल फाइबर की मदद से काइनेटोकोर को पुश करेगा, मतलब कि पुल करेगा, खींचेगा, अपने साइड खींचेगा, इधर वाला पोल अपने साइड खींचेगा। ठीक है, काइनेटोकोर पे फोर्स लग रहा है, इधर से काइनेटोकोर पे इधर फोर्स लगा, इधर से इधर फोर्स लग रहा। तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड है यहाँ से बट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है,
इस काइनेटोकोर पे इधर फोर्स लग रहा है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो सेंट्रोमेयर जो है टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में इस तरह से एनाफेज में, ठीक है। और ये क्रोमेटिड अलग, ये वाला क्रोमेटिड अलग हो जाएगा एनाफेज में, ठीक है। तो एनाफेज में मेनली क्या होगा, क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा दो हिस्सों में। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain discreted towards pole, hence the leading edge with the arm of the chromosome trailing behind. Important point, ध्यान सुनिए, ये क्या कह रहा है, जैसे ही सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड जो है सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड इस पोल की तरफ मूव करेगा, ये वाला क्रोमेटिड इस पोल की तरफ मूव करेगा। स्प्लिट होने के बाद इस तरह से हम लोग को दिखेगा, इधर वाला इस तरह से, ठीक है। ये है सेंट्रोमेयर टूटा हुआ, ये क्रोमेटिड का आर्म है, ये दोनों, ठीक है। इसी तरह इधर देखिए, ये क्रोमेटिड का आर्म, ये टूटा हुआ सेंट्रोमेयर, ये टूटा हुआ सेंट्रोमेयर, ठीक है। इस शेप का देखने मिलेगा, इस शेप का देखने मिलेगा, ठीक है। अब फिर से ध्यान दीजिए, जब सेंट्रोमेयर पे फोर्स लग रहा होगा स्पिंडल फाइबर का, तो सेंट्रोमेयर जो है इस तरफ मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो आर्म जो है पीछे की तरफ है, उसी तरह इधर देखिए, आर्म पीछे की तरफ और सेंट्रोमेयर आगे की तरफ है, ठीक है। सेंट्रोमेयर इस तरफ मूव कर रहा है, इधर वाला सेंट्रोमेयर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म जो है ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की तरफ होगा। ये देखिए, ये दोनों आर्म पीछे की तरफ है और सेंट्रोमेयर आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर आर्म पीछे की तरफ है और सेंट्रोमेयर आगे की तरफ है, ठीक है। देखिए इस फिगर को देखिए, है ना, आर्म पीछे की तरफ, दोनों आर्म पीछे की तरफ, दोनों आर्म पीछे की तरफ है, लेकिन सेंट्रोमेयर आगे की तरफ है। यहाँ सेंट्रोमेयर आगे की तरफ है, ठीक है। देख रहे हैं, आ रहा है समझ में? वही बात कह रहा है इस जगह पे। क्रोमोसोम जैसे इक्वेटोरियल प्लेट से मूव कर रहा होगा, दूर मूव कर रहा होगा, ठीक है, पोल की तरफ मूव कर रहा होगा, तो क्या होगा कि ये जो काइनेटोकोर है पोल की डायरेक्शन में है, काइनेटोकोर पोल की डायरेक्शन में है, लेकिन आर्म पीछे की तरफ है, आर्म पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में है। लेकिन मूवमेंट किस तरफ हो रहा है क्रोमोसोम का, स्प्लिट होने के बाद पोल की तरफ हो रहा है। तो एनाफेज स्टेज का को कैरेक्टराइज करते हैं, की इवेंट देखते हैं उसका। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमेयर क्या होगा, एनाफेज में स्प्लिट हो जाएगा और क्रोमेटिड जो है, दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, बट जाएंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अपने अपने पोल के साइड क्रोमेटिड मूव करेंगे। ये एनाफेज था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर का है। 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर आर ऑब्जर्व्ड। 3 तरह के न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर देखने मिलते हैं एनाफेज में, ठीक है। एक होता है क्रोमोसोमल फाइबर, एक होता है कंटिन्यूअस फाइबर, एक होता है इंटरजोनल फाइबर, ठीक है। पहले बात करते हैं क्रोमोसोमल फाइबर के बारे में। क्रोमोसोमल फाइबर कनेक्ट द सेंट्रोमेयर विद द पोल। यहाँ देखिए, क्रोमोसोमल फाइबर जो होता है वो स्पिंडल फाइबर का बोलते हैं, जो स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली पोल से निकला और सेंट्रोमेयर से अटैच है।
सेंट्रोमेयर से अटैच है, पोल से निकला सेंट्रोमेयर से अटैच है, पोल से निकला सेंट्रोमेयर से अटैच है, ठीक है, वो होता है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूस फाइबर की बात करें, कंटिन्यूस फाइबर कनेक्ट द पोल ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। तो कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर को कहते हैं जो स्पिंडल फाइबर इस पोल से निकला और डायरेक्टली इस पोल से कनेक्ट है, ऐसे किसी भी कैनेटोकोर से अटैच नहीं है, किसी सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं है, वो स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली इस पोल से निकला और इस पोल तक अटैच है। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये वाला इस पोल से निकला और इस पोल तक डायरेक्टली कनेक्ट है, इस पोल से निकला इस पोल से डायरेक्टली कनेक्ट है, कंटिन्यूअस है, बीच में किसी भी कैनेटोकोर से सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं है स्पिंडल फाइबर, उस पोल से निकला इस पोल से अटैच है डायरेक्टली, ये है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। फिर आता है इंटरजोनल फाइबर की बात करें, दीज फाइबर ज्वाइन द सेंट्रोमेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, दीज आर ओनली सीन इन एनाफेज। फिर आता है इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर क्या करता है, देखिए इंटरजोनल फाइबर जो है ये वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैनेटोकोर से अटैच है, इस क्रोमेटिड के कैनेटोकोर से और इस क्रोमेटिड की कैनेटोकोर से अटैच है, इस कैनेटोकोर से इस कैनेटोकोर से। इंटरजोनल फाइबर सिर्फ कैनेटोकोर टू कैनेटोकोर अटैच होगा, किसी भी पोल से अटैच नहीं होगा इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो बोर हो रहे हो, वीडियो पॉज करो, जाओ जाकर कोई भी अमित बढ़ाना आशीष चलाने जिसका वीडियो देखना देख लो, ठीक है। और फिर 10 मिनट बाद वापस लौटाओ यहीं पर और वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। इन एनाफेज क्रोमोसोमल मूवमेंट टुवर्ड पोल्स इज ऑब्जर्व्ड। तो एनाफेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट देखने मिलता है पोल की तरफ, ठीक है। शेप ऑफ क्रोमोसोम स्टडी इन एनाफेज। हाँ ये पॉइंट देखिए, क्रोमोसोम का जो शेप है उसकी स्टडी एनाफेज में की जाती है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं टेलोफेज के बारे में। At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, ठीक है। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं वो कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो है वो एम फेज के अंदर, माइटोसिस के अंदर 2 फेज आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस होता है मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो अभी जो प्रोफेज हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब फेजेस जो है कैरियोकाइनेसिस में है, ठीक है। ये सारे फेज हो जाएंगे कंप्लीट तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि टेलोफेज जो है फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बारे में पहले वाले लेक्चर, पहले के लेक्चर में, ठीक है। तो टेलोफेज में क्या होता है और टेलोफेज कब शुरू होता है उसकी बात करते हैं। तो एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो गए, बट गए और वो पोल की तरफ मूव करने लगे। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पहुंचेगा पोल पे, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड पोल पे पहुंचेगा, जैसे ही पोल के पास पहुंचेगा वैसे ही टेलोफेज शुरू, ठीक है। क्रोमेटिड जैसे ही पोल की तरफ पहुंचा टेलोफेज शुरू। एनाफेज में क्या हुआ था, स्प्लिट हो गया था क्रोमेटिड और पोल की तरफ मूव करने लगा था। जैसे ही क्रोमेटिड पोल के पास पहुंचेगा स्प्लिट होने के बाद वैसे ही टेलोफेज शुरू, ठीक है। और टेलोफेज में क्या देखने मिलता है, क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन हम लोग को देखने मिला था प्रोफेज में, वापस से क्रोमोसोम जो है थ्रेड के फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में आने लगेंगे, डीकंडेंस होने लगेंगे। देखिए इस फिगर को, क्रोमोसोम ये जो है क्रोमेटिन है, थ्रेड है, कंडेंस होके क्रोमोसोम का शेप ले लिया था ऐसा,
ठीक। अब जैसे टेलोफेज आएगा वापस से क्या होगा, ये क्रोमोसोम का प्रोसेस रिवर्स होगा और क्रोमोसोम वापस इस तरह के फॉर्म में देखने मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, ठीक है, मतलब डीकंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम वापस से। तो डीकंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम वापस से टेलोफेज में। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ टू पोल्स। तो जो क्रोमोसोम इंडिविजुअली दिख रहे थे, क्रोमोसोम अपने शेप में, अपने आकार में ऐसे दिख रहे थे, अब वो ऐसे नहीं दिखेंगे, अब वो इस थ्रेड के फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में वापस आ जाएंगे और दोनों टू पोल्स, हर पोल्स पे हम लोग को क्रोमैटिन थ्रेड देखने मिलेगा, क्रोमोसोम देखने नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम अपने शेप में नहीं देखने मिलेगा। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो इस स्टेज में क्या क्या की इवेंट देखने मिलता है टेलोफेज स्टेज में, उसकी बात करें तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। तो क्रोमोसोम का जो क्लस्टर है, क्रोमोसोम जो डिकंडेंस फॉर्म में देखने मिलेगा अपोजिट पोल पे, और क्रोमोसोम की जो आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्रोमोसोम जो इंडिविजुअली अपने इस शेप में दिख रहा था वो ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। न्यूक्लियर इनवेलप develop around the chromosome cluster at each pole forming two daughter nuclei। और फिर टेलोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर इनवेलप जो प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर हो गए थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, वो न्यूक्लियर इनवेलप वापस से हम लोग को देखने मिलेगा टेलोफेज में। ठीक है, कैसे देखने मिलेगा, इस तरह के फॉर्म में देखने मिलेगा। देखिए टेलोफेज स्टेज में वापस से न्यूक्लियर इनवेलप आ गए हैं और दो न्यूक्लियस हम लोग को देखने मिल रहा है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, न्यूक्लियर इनवेलप वापस देखने मिलेगा। देखिए टेलोफेज कंप्लीट हुआ तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट। देखिए दो न्यूक्लियस देखने मिल रहा है टेलोफेज में के एंड पे, देखने मिल रहा है ना। अब साइटोकाइनेसिस होगा बाद में, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है। तो यहाँ पे जब ये डिवीज़न होगा ऐसे, तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो दो सेल दिखने मिलेगी फिर हम लोग को, तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे उसको। तो आगे बात करते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जा करके। तो दिस फेज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो टेलोफेज को कैरेक्टराइज करते हैं इस तरह से कि टेलोफेज स्टेज में हम लोग को देखने मिलता है, अपीयरेंस मिलता है, देखने मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनाइज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोफेज में कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगते हैं, तो वो गायब होके जाते कहाँ हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बन जाते हैं। प्रोफेज में देखने मिला था हम लोग को। अब जैसे टेलोफेज आएगा तो वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर आएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से निकलेगा, वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होगा वापस। ठीक है, at the end of telophase the chromosome uncoil, expand and this unites to form chromatin reticulum। तो टेलोफेज के एंड पे क्रोमोसोम अनकॉइल हो चुका होगा, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में देखने मिलेगा। ठीक है, और वो काफ़ी एक्सपेंड होगा, फैला होगा इस तरह से सेल के अंदर का न्यूक्लियस में। एंड दीज यूनाइट टू फॉर्म क्रोमैटिन रेटिकुलम, और वो क्रोमैटिन रेटिकुलम के फॉर्म में देखने मिलेगा। The microtubule of nuclear spindle apparatus gets separated, disassembled, so these disappear। जो न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus थे, कहाँ से बने थे वो न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus किस चीज़ से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले के लेक्चर में।
तो वापस से न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus जो है डिसअपियर हो जाएगा। देख सकते हैं फिगर को। तो आज का लेक्चर इतना ही था दोस्तों। तो जाइए टेलीग्राम पे विज़िट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी परेशानी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, बिल्कुल फ्रीली कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, बिना टेंशन के मैं रिप्लाई दूंगा, बात करूंगा आपसे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में।